बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में एक बार फिर आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है वो उसका जो टाइम पीरियड है वो है 1765 से 1783 तक और इसी रेवोल्यूशन का एक पार्ट है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और उसमें कुछ ऐसी लड़ाइयां हुई थी जिससे ब्रिटिश को यह एहसास हो गया था कि अब ये कॉलोनीज हमारे हाथ से निकल चुकी हैं और फिर ब्रिटिश ने उनको फ्रीडम दे दी और फिर उनको रिकॉग्नाइज भी कर लिया। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ग्रुप्स थे वो कौन कौन से थे। तो एक तरफ थे ब्रिटिश मोनार्क्स जिनकी हुकूमत हुआ करती थी, जो कि लॉ मेकिंग किया करते थे इन कॉलोनीज के लिए, और दूसरी तरफ 13 अमेरिकन कॉलोनीज हुआ करती थी और इन्हीं दोनों के बीच में बेसिकली ये वॉर शुरू हुई थी। और ये वॉर इसलिए शुरू हुई थी, रेवोल्यूशन इसलिए आया था क्योंकि जो ब्रिटिश था वो मर्केंटलिज्म की जो हदें थी उसने वो पार कर दी थी और वो उसने ऐसे ऐसे कानून बनाने शुरू कर दिए थे जिनसे साफ साफ जाहिर हो रहा था कि भाई हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उन कॉलोनीज को ये एहसास साफ साफ होना शुरू हो गया था कि भाई ब्रिटिश हमें अच्छे खासा एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो आखिर कब तक, क्योंकि वहां पर बेसिक राइट्स वायलेशंस भी हो रही थी, लोगों के हुकूक उनको नहीं दिए जा रहे थे। साथ ही साथ जब नॉलेज फैली है तो इस टाइम पीरियड में नए नए आइडियाज आ रहे थे, जैसे कि लिबरलिज्म, रिपब्लिकनिज्म और इंटरनेशनल लॉ के कई सारे कॉन्सेप्ट्स आ चुके थे जिनसे उनको ये एहसास होना शुरू हो गया था कि भाई ये टेरिटरी हमारी है और यहाँ का जो वाटर है वो भी हमारा है और बाउंड्रीज क्या होती हैं, ये सब आइडियाज आना शुरू हो गए थे। साथ ही साथ कुछ फिलोसफर्स थे जैसे कि जॉन लॉक जो कि लिबरलिस्ट थे, मॉन्टेस्क्यू जिनका सेपरेशन ऑफ पावर का बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है, और एडम स्मिथ जिन्होंने कैपिटलिज्म की थ्योरी पेश की थी। तो इन फिलोसफर्स के आइडियाज की वजह से अमेरिका के अंदर एक एनलाइटनमेंट की वेव चली थी और लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आनी शुरू हो गई थी कि भाई राइट्स क्या होते हैं, डेमोक्रेसी क्या होती है, लिबर्टी क्या होती है, रिपब्लिकनिज्म क्या होता है। तो इसी वजह से फिर वो रेवोल्यूशन की तरफ गए क्योंकि उनके जो राइट्स थे वो ब्रिटिश उनको दे नहीं रहा था। तो इसमें जो आइडियाज थे लिबरलिज्म, इसका ये मतलब है कि लिबर्टी और इक्वालिटी यानी कि सबके बराबर के हुकूक हैं और हर बंदा आजाद है। साथ ही साथ रिपब्लिकनिज्म का कॉन्सेप्ट, इसका ये मतलब है कि भाई पहले ऐसा हुआ करता था कि भाई जो हुकूमत थी वो इनहेरेंटली ट्रांसफर हुआ करती थी, यानी कि अगर बाप बादशाह है तो फिर बेटा बादशाह होगा। लेकिन रिपब्लिकनिज्म के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो हुकूमत होगी वो इलेक्ट की जाएगी, इंतखाबात होंगे। और कैपिटलिज्म का ये मतलब है कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड होगी, यानी कि कोई भी बंदा कोई भी लैंड परचेस कर सकता है। इससे पहले ये चीजें नहीं हुआ करती थी, या अगर हुआ करती थी तो काफी रेयरली हुआ करती थी, लेकिन अब ये चीजें मशहूर होना शुरू हो गई थी और लोगों के अंदर शऊर आ गया था कि भाई अपनी लैंड परचेस करके हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और जो लेबर है हम उसको वेजेस के ऊपर हायर कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि भाई इस रेवोल्यूशन के कॉजेस क्या क्या थे। तो सबसे पहला जो कॉज था वो मर्केंटलिज्म था, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि भाई मदर कंट्री को मैक्सिमम बेनिफिट देना चाहिए। और जैकब वाइनर के मुताबिक मर्केंटलिज्म ही वो बुनियादी वजह थी जिसकी वजह से अमेरिकन के अंदर एक सेंस ऑफ रेवोल्यूशन उभरी। उसके अलावा रॉबर्ट बी एकेलैंड, इनके मुताबिक मर्केंटलिज्म के साथ साथ और भी कुछ पॉलिटिकल कॉजेस थे, जैसे कि जो कॉलोनीज थी उनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था पार्लियामेंट के अंदर। वहां के सारे जो ब्रिटिश क्राउन्स थे, वहां के जो ब्रिटिश एलिट्स थे वही थे पार्लियामेंट के अंदर, और इन कॉलोनीज की, इन कॉलोनिस्ट्स की कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी पार्लियामेंट के अंदर। ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से ये रेवोल्यूशन आया है। अगली जो वजह है हमारे पास वो है नेशंस वर सेल्फ डिपेंडेंट। तो क्या था कि जो कॉलोनीज थी, यहाँ के जो लोग थे वो सेल्फ डिपेंडेंट थे, यानी कि वो किसी के मोहताज तो थे नहीं ना। ये तो नहीं था कि वो दूसरे कंट्रीज के मोहताज हों अपने खर्चे वगैरह चलाने के लिए। उनके पास इतना सब कुछ था, इतनी रिसोर्सेज थी कि वो आपस में ही बिजनेसेस वगैरह करके, ट्रेड वगैरह करके अपना गुजारा कर सकते थे। तो ऐसे में जब एक एक्सटर्नल फोर्स आपके ऊपर आएगी तो आप रेजिस्ट तो करोगे ना, क्योंकि आप उसका तो नहीं खा रहे ना, आप तो अपना खा रहे हो। तो इसी तरह से जब इकोनॉमिक फ्रीडम की बात होती है तो फिर पॉलिटिकल फ्रीडम की भी बात होती है कि भाई मार्केट को तो हम अपनी मर्जी से चलाएंगे ही चलाएंगे, साथ ही साथ गवर्नमेंट भी हमारी मर्जी की होनी चाहिए ताकि वो ऐसे लॉज ना बनाए कि हमारी मार्केट्स की जो रेगुलेशंस हैं उसको वो खराब कर दे। अगली जो रीजन है हमारे पास वो है मर्केंटलिस्ट लेजिस्लेशंस। अब इसके अंदर कुछ ऐसे एक्ट्स थे जो कि ब्रिटिश ने पास किए थे ताकि वो भरपूर तरीके से वो इन कॉलोनीज को एक्सप्लॉइट कर सके, यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट वो निचोड़ सके इनसे। तो उसके अंदर कुछ एक्ट्स के जरिए उन्होंने ये काम किया था। तो हम एक एक करके उन एक्ट्स को जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला जो एक्ट था वो था नेविगेशन एक्ट। इस एक्ट के मुताबिक जो मैसाचुसेट्स था उसको ये इजाजत नहीं थी कि वो इंग्लैंड के अलावा किसी और कंट्री के शिप्स वहां पर अलाउ करे अपने पोर्ट्स के ऊपर। तो जो भी शिप्स वहां पर आएंगे वो इंग्लैंड मेड होने चाहिए, वो फ्रेंच मेड नहीं होने चाहिए। उसके साथ साथ नेविगेशन एक्ट का एक और पॉइंट ये भी था कि जितना भी क्रू होगा, क्रू बोलते हैं उस अमले को जो जहाज को संभालता है, और उस जहाज का जितना
भी स्टाफ होता है उसको क्रू कहते हैं। तो वो जो क्रू होगा उसका जो थर्ड फोर्थ होगा वो इंग्लैंड के लोग होंगे, वो इन कॉलोनीज के लोग नहीं होंगे। और उन कॉलोनीज को सिर्फ 1/4 बंदा हायर करने की इजाजत होगी उन जहाजों के ऊपर। और इसका मकसद ये था कि वो स्पाइंग के ऊपर और स्मगलिंग के ऊपर चेक रख सकें कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कॉलोनीज जो हमने पाबंदियां लगाई हैं इनके ऊपर, ये उन पाबंदियों की खिलाफ वर्जी कर रही हो। तो इस चीज पर नजर रखने के लिए उन्होंने ये वाला काम किया था। तो आप देख सकते हैं कि कितना बुरा सलूक किया जा रहा है। अगला जो एक्ट था वो था कॉमोडिटी एक्ट। इस एक्ट के मुताबिक जितना भी रॉ मटेरियल होगा वो आप सिर्फ इंग्लैंड को ही भेज सकते हो। इसके मुताबिक जितना भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा था इन कॉलोनीज के अंदर, जिनमें शुगर था, कॉटन था, टोबैको था, ये सब कुछ आप सिर्फ इंग्लैंड को ही भेज सकते हो, इंग्लैंड को एक्सपोर्ट कर सकते हो। दूसरे कंट्रीज को, यूरोप में जो थे स्पेन, फ्रांस वगैरह, उनको आप बिल्कुल भी एक्सपोर्ट नहीं कर सके कुछ भी। और मजा तो तब हो फिर जब इंग्लैंड भी बदले में अच्छी कीमत दे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इंग्लैंड ने बिल्कुल ही सस्ते दामों खरीदना शुरू कर दिया। उसको कहा भाई इतनी ही कीमत हम आपको देंगे, इससे ज्यादा कीमत हम आपको नहीं देंगे। अगला जो एक्ट था वो स्टेपल एक्ट था। तो स्टेपल एक्ट के मुताबिक जितने भी यूरोपियन कंट्रीज अगर इन कॉलोनीज को कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उनकी जो शिप्स होंगी वो सबसे पहले ब्रिटिश के पोर्ट पर आएंगी और वहां पर ड्यूटी पे करेंगी और उसके बाद रीशिप होकर दोबारा अमेरिका की तरफ जाएंगी। तो ये समझ में नहीं आया ये क्या किस्सा है। तो ये भी काफी टाइम तक बर्दाश्त करते रहे वो लोग। अगला जो था वो इन्फोर्समेंट एक्ट था। इसका मकसद ये था कि जो इतनी रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाई थी इन कॉलोनीज के ऊपर, लाजमी सी बात है वो कुछ हेरा फेरी भी फिर करेंगी। जब आप किसी कौम को इतना मजबूर करोगे तो वो फिर साइड के रास्ते ढूंढती है। तो उन्होंने स्मगलिंग करनी शुरू कर दी थी फिर। तो उस स्मगलिंग के ऊपर चेक रखने के लिए इन्होंने इन्फोर्समेंट एक्ट लगाया कि भाई जितनी भी कॉलोनियल शिप्स होंगी, जो उन कॉलोनीज की जितनी भी शिप्स हैं, उनको रजिस्टर होना जरूरी है इंग्लैंड के पास। अगला जो एक्ट था वो था शुगर एक्ट। फ्रांस इन कॉलोनीज को रिफाइंड शुगर बेचा करता था, लेकिन इंग्लैंड ने फिर क्या किया, उसको बैन कर दिया। और साथ ही साथ अपनी कॉलोनीज को यह भी कहा कि भाई ना सिर्फ ये कि फ्रेंच से बल्कि किसी और कॉलोनीज से भी आप कुछ भी नहीं खरीद सकते, जो खरीदना है हमसे खरीदो, ख्वाह वो शुगर हो, चाय हो, कॉफी हो, सिल्क हो, व्हाटसोएवर। अगला जो एक्ट था वो था करेंसी एक्ट। करेंसी एक्ट के मुताबिक कॉलोनीज अपनी करेंसी को प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लैंड का यही नजरिया था कि ओनली फ्री नेशंस प्रिंट मनी नॉट कॉलोनीज। यानी कि जो सिर्फ फ्री नेशंस हैं सिर्फ वही अपना पैसा प्रिंट करती हैं। तो कॉलोनीज का तो मतलब ही यही है कि भाई आप फ्री नहीं हो, कोई फ्रीडम नहीं है आपके पास कि आप जो चाहे मर्जी करो। तो आप हमारी कॉलोनी हो, आप पर हमारा रूल है, लिहाजा आप अपना पैसा नहीं छाप सकते। उसके बाद एक और बहुत ही खतरनाक किस्म का एक्ट जो था वो था क्वार्टरिंग एक्ट। इस एक्ट के मुताबिक जो इंग्लैंड की आर्मी थी उसको ये इख्तियार था कि वो किसी के भी घर में जाकर रह सकती है, वहां से कुछ भी उठा के खा सकती है, और जो वहां के रेजिडेंट्स होंगे उनको ये इजाजत नहीं है कि वो इस आर्मी के साथ बदतमीजी करें या उसको खाना खाने से रोकें। तो उनको उनकी रिहाइश का भी ख्याल रखना पड़ेगा, उनकी सैलरीज का भी ख्याल रखना पड़ेगा, उनके खाने का भी ख्याल रखना पड़ेगा। साथ ही साथ उन आर्मीज को अगर कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, यानी कि अगर कोई दुश्मन उनके घूम रहे हैं वहां पर, तो उनको अपने घर में भी आपको रखना पड़ेगा। तो भाई आर्मी जो है वो ब्रिटिश की, और पाल उसको कौन रहा है, कॉलोनीज पाल रही हैं। तो ये तो कोई तरीका ना हुआ ना। तो अगला जो एक्ट था वो था रॉयल स्टैंप एक्ट। इस एक्ट के मुताबिक जो भी पेपर बेस्ड प्रोडक्ट्स थे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स थे या न्यूज़पेपर्स थे, उन पर ये जरूरी था कि एक स्टैंप लगाया जाए, और उस स्टैंप का मकसद ये था कि एडिशनल रेवेन्यू जनरेट किया जाए, और वो जो एक्स्ट्रा पैसा फिर आएगा उससे फिर आर्म्स बनाए जाएं। तो जो ये स्टैंप एक्ट था इसने एक सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट कर दिया था कॉलोनीज के माइंड में कि भाई ये हमसे पैसा लेकर आर्म्स बनाएं और फिर हमारे ही ऊपर अटैक करें अगर हम उनकी बात ना माने तो, या हम उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट जाएं तो ये एक सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट हो रहा था उनके माइंड में। अब जो ये स्टैंप एक्ट था इसके मुताबिक जितने भी न्यूज़पेपर्स थे जिन पे ये स्टैंप लगा हुआ था, पम्फलेट्स थे, एकेडमिक डिग्रीज थी, या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, या कोई एग्रीमेंट्स होते हैं, या कोई लैंड रिकॉर्ड्स के डॉक्यूमेंट्स थे, तो उनके ऊपर ये स्टैंप जरूरी लगा होना चाहिए था। और फिर जिन जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये स्टैंप हुआ करता था उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि कितनी भरपूर तरीके से एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है कॉलोनीज की। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह के स्टैंप हुआ करते थे। ये अलग अलग रेट्स के स्टैंप हुआ करते थे, ये हाफ पेनी का स्टैंप है, ये 1 पेनी का स्टैंप है, और इस तरह से और भी हुआ करते थे काफी सारे। तो फिर इसके जवाब में जो कॉलोनीज थी उन्होंने ये पैम्फलेट बनाया और कहा कि जो स्टैंप है ये स्टैंप ऑफ स्लेवरी है, यानी कि हम जो है वो ब्रिटिश के स्लेव्स बन चुके हैं। तो इस तरह के पैम्फलेट्स छाप कर लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने की कोशिश की गई थी। और फिर कॉलोनीज ने रिएक्ट भी किया इस स्टैंप एक्ट के ऊपर और कहा कि ये स्टैंप ऑफ स्लेवरी है। और फिर इसके बाद कई प्रोटेस्ट किए गए और कहा कि भाई हम नहीं मानते
मानते इस टैक्स को, हम नहीं पे करेंगे टैक्सेस के ऊपर। और ये स्टैंप एक्ट ही था जो कि एक ट्रिगर पॉइंट था इस रेवोल्यूशन के लिए। अब अमेरिका के अंदर एक नेशनलिज्म की सेंस जाग चुकी थी और वो लोग इकट्ठा होने के बारे में सोच रहे थे, सबको यूनाइट करने के बारे में सोच रहे थे। उसके बाद अगला जो रीजन है इस रेवोल्यूशन के लिए वो है ग्रेट अवेकनिंग। ये एक रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट थी और उसमें बहुत सारे प्रोटेस्टेंट्स थे और इनकी यही डिमांड थी कि भाई जो ब्रिटिश से जो कानून बन के आ रहे हैं, जो कि लाजमी बात है मजहबी लोग बनाया करते थे, तो ये लोग यही चाह रहे थे कि जो चर्चेज हैं यानी कि जो रिलीजन है उसका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए स्टेट के अफेयर्स के अंदर। तो इन्होंने अपनी बातें जो है ना, जो प्रीस्ट थे, जो पादरी थे, उन्होंने क्या किया, स्पीचेस दी काफी सारी और काफी सारे सरमन्स कंडक्ट किए और लोगों को ये एहसास दिलाया कि भाई हमारे साथ कितना बुरा हो रहा है। और लोगों के अंदर एक ये सेंस जगाई कि भाई, और लोगों के अंदर ये सेंस जगाई कि स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल राइट्स इज आवर रिलीजियस ड्यूटी, यानी कि ये हमारा मजहबी हक है कि भाई हम अपने पॉलिटिकल राइट्स क्लेम करें। उसके बाद एक कांग्रेस होती है 1754 में न्यूयॉर्क के अंदर, जिसमें जो इंग्लैंड है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं और तमाम कॉलोनीज को इकट्ठा करके एक अनाउंसमेंट करें और उन्हें बताएं कि भाई जो इंग्लैंड है वो फ्रांस के ऊपर एक वॉर वेज करना चाहता है ताकि जो वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न टेरिटरीज हैं उन पर कब्जा किया जा सके। तो कॉलोनीज से ये रिक्वेस्ट की जाए कि वो ब्रिटिश आर्मी को सपोर्ट करें इन टर्म्स ऑफ पावर, प्लेसेस और इंडस्ट्री वर्कर्स जो कि मजदूर तबका है, ताकि वो उनके लिए आर्म्स बना सकें, इंडस्ट्री में उनके लिए काम कर सकें। और इसके अलावा आर्मी भी रिक्वायर्ड थी उनको। तो कॉलोनीज ने क्या किया, कॉलोनीज ने मान लिया। उन्होंने कहा ठीक है हम आपका साथ देंगे लेकिन बदले में आप हमारे भी राइट्स हमें दें। तो शुरू में तो इंग्लैंड ने हामी भर ली लेकिन बाद में कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये आप लोग मैप में देख लें कि ये रेड एरिया जो है ये ब्रिटिश के कंट्रोल में है और ये ब्लू एरिया जो है ये फ्रांस के कंट्रोल में है। तो अब ब्रिटिश ये चाहता है कि भाई ये जो ऊपर वाली नॉर्दर्न टेरिटरीज हैं ये और जो वेस्टर्न टेरिटरीज हैं इनके ऊपर कब्जा किया जाए और अपनी ज्योग्राफी को एक्सपेंड किया जाए। तो फिर जैसी कॉलोनीज ने हामी भरी, इन्होंने हमला कर दिया फ्रांस के ऊपर और बहुत सारे लोग जो इंग्लिश कॉलोनीज के थे उन्हीं को लड़ने के लिए भेज दिया फ्रेंच कॉलोनीज से। तो इंग्लैंड जीत गया फिर वो और सारी टेरिटरीज भी उन्हें मिल गई। लेकिन जो उस टाइम के जो राजा थे इंग्लैंड में जिनका नाम किंग जॉर्ज III था, उन्होंने एक रॉयल प्रोक्लेमेशन इशू कर दिया जिसके मुताबिक कोई भी सेटलमेंट नहीं हो सकती अपलाशन माउंटेन के उस तरफ। तो यहाँ पे जो रेड बॉर्डर आप लोग देख रहे हैं ये जो बिल्कुल लाइन है ये लाइन है अपलाशन माउंटेन की। तो जब ये सारा एरिया ऑक्युपाई कर लिया ब्रिटिश ने, उसके बावजूद भी इन कॉलोनीज को ये इजाजत नहीं दी कि वो यहाँ पर मूव कर सकें। साथ ही साथ उन कॉलोनीज के ऊपर जो एक्सपेंसेस आए थे वॉर के, जो खर्चा हुआ था वो भी उन कॉलोनीज के ऊपर इंपोज कर दिया गया। तो इस मैप में आप लोग देख सकते हैं ये 1775 का मैप है। यहाँ पर ये सारी टेरिटरी कब्जे में आ चुकी है इंग्लैंड के, लेकिन बदकिस्मती से जो कॉलोनीज हैं जिन्होंने लड़ाई भी की, पैसा भी दिया इस वॉर के लिए, फिर भी उनको यहाँ पर सेटलमेंट करने की इजाजत नहीं दी गई ब्रिटिश क्राउन की तरफ से। तो इस सब से कॉलोनीज ने कुछ सबक सीखे। वो क्या सबक सीखे, वो ये कि हाउ टू कॉल, यानी कि मीटिंग किस तरह से बुलाई जा सकती है, किस तरह से लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है और एक अनाउंसमेंट की जा सकती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी सीखा कि एक गुड स्टेटमेंट कैसे बना जा सकता है और डिमांड करना सीखा उन्होंने। उससे पहले तो वो सिर्फ एक्सप्लॉइट ही हो रहे थे, डिमांड्स उनसे नहीं हो पा रही थी, घबराते थे, शर्माते थे वो डिमांड्स करते हुए। लेकिन अब उनको पता चला कि भाई डिमांड्स भी करनी पड़ती हैं। जब आप अगले बंदे की कुछ मानोगे तो फिर अपनी भी डिमांड्स सामने रखनी पड़ती हैं, यही दुनिया का दस्तूर है। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज सीखी वो इंग्लैंड का असल चेहरा उन्होंने देखा। उनको समझ में आया कि भाई इंग्लैंड हमारा कोई भी हमदर्द नहीं है, उसे कोई हमसे कोई गर्ज नहीं है, उसे सिर्फ हमसे लूट मार करनी है, सिर्फ हमें एक्सप्लॉइट करना है। तो अब जितने भी लोग थे वो रेवोल्यूशनाइज्ड हो चुके थे, उनके अंदर रेवोल्यूशन की जो सेंस थी वो कूट कूट के भर चुकी थी और गुस्सा भी उनके अंदर कूट कूट के भर चुका था। तो अब फिर सही मानों में रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। तो हम देखते हैं कि रेवोल्यूशनरी स्टेप्स जो थे वो क्या क्या थे। सबसे पहले जो थे वो लिटरेरी एफर्ट्स थे जिनके अंदर लोगों को जगाने की कोशिश की गई कुछ पब्लिशिंग करके। इसके अंदर सबसे पहली जो चीज है वो है पेंसिल्वेनिया गजेट। ये एक न्यूज़पेपर की तरह था और इसके अंदर आर्टिकल्स छपा करते थे उसके अंदर, और उन आर्टिकल्स के अंदर एंटी इंग्लैंड ओपिनियन हुआ करता था और लोगों के अंदर एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स डेवलप किए जाते थे। लोगों को ये बताया जाता था, उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जाती थी। उसके बाद लेटर्स ऑफ सैमुअल एडम्स जो है वो लिटरेरी एफर्ट्स में है। इन्होंने क्या किया था कि लेटर्स लिखे थे
तमाम कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को, और उन्हें ये कहा था कि भाई अब हमें यूनाइट हो जाना चाहिए, इकट्ठा हो जाना चाहिए, क्योंकि अब हमारी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है मामला। उसके बाद 1770 में बोस्टन मसाकर होता है। यहाँ पर यह होता है कि जो ब्रिटिश का कस्टम ऑफिस था वो बोस्टन के अंदर था, और बोस्टन मैसाचुसेट्स का एक सिटी था, और यहाँ पर पोर्ट भी था, शिप्स यहाँ पर आया करती थी। तो मैसाचुसेट्स के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया इन एक्ट्स के खिलाफ यही बोस्टन पोर्ट के सामने। तो वहां पर जो गार्ड्स थे, जो रेड आर्मी थी, इंग्लैंड की आर्मी थी, उनमें से किसी ने एक गोली चला दी, जिसके नतीजे में एक बंदा वहीं पर मर गया। तो वहां से इख्तलाफात फैले और फड्डे हुए, और 5 मजीद जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो मर गए। तो अब कॉलोनीज ने डिसाइड किया कि अब मजीद कोई भी बर्दाश्त नहीं होगी, अब हम इनको सबक सिखाएंगे। तो कुछ अरसे बाद मामला ये होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश की कंपनी थी इंडिया के अंदर, वो बैंकरप्ट हो गई, यानी कि उसका दिवालिया हो गया। तो वहां से काफी सारी चीजें जो थी वो फालतू जा रही थी, कोई उनकी वहां पर डिमांड नहीं थी। तो इंग्लैंड ने क्या किया कि वहां से जो चाय थी वो बोस्टन के पोर्ट पे भिजवाना शुरू की, ताकि वो इन कॉलोनीज को बेची जा सके। वहां पर तो नहीं चली, वहां पर तो उसकी डिमांड खत्म हो गई, तो अब यहाँ पर उसको लाकर बेचा जाए, क्योंकि ब्रिटिश ने अमेरिकन को चाय की इतनी आदत डाल दी थी कि अब चाय के बगैर वो रह नहीं सकते थे। और वहां पर बकायदा जो है ना, शाम की चाय का जो रिवाज है, जो आजकल हमारे यहाँ भी है, तो वो बकायदा वहीं पर शुरू हुआ था। तो जब वो शिप्स आई हैं चाय लेकर बोस्टन के पोर्ट पर, तो जो बोस्टन के लोग थे उन्होंने क्या किया, रात के टाइम भेस बदल कर उस कश्ती में चढ़ गए, और फिर वहां से जो क्रेट्स थे चाय के वो उठाकर समंदर में फेंकना शुरू कर दिए। तो इसका जो नुकसान हुआ वो तकरीबन $10 मिलियन का हुआ। और उसके बाद वो जो लोग थे उन्होंने जो है ना मजे उड़ाए, वहां पे उन्होंने सेलिब्रेशन की, पार्टी उड़ाई उन्होंने वहां पर। तो इस फोटो में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग उठाकर यहाँ से कॉटन्स जो हैं वो समंदरों के अंदर फेंक रहे हैं और चाय को जाया कर रहे हैं। और इसकी एक वजह यह भी थी कि चाय के ऊपर भी टैक्सेस लगाए हुए थे काफी ज्यादा ब्रिटिश ने, क्योंकि जो कॉलोनिस्ट थे इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि हम आपके कानूनों को नहीं मानेंगे। लिहाजा उन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा टैक्सेस इनके ऊपर इम्पोज कर दिए, और ये लोग भी गुस्से में आ गए, फिर इन्होंने चाय उठाकर फेंकना शुरू कर दी। तो इसके बाद इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड ने पनिश किया मैसाचुसेट्स को और मजीद एक्ट्स लगा दिए उनके ऊपर। बोस्टन पोर्ट को भी सील कर दिया ताकि वहां पर कोई भी गुड्स वगैरह ना आ सकें। उसके अलावा सर्च ऑपरेशंस भी शुरू कर दिए और काफी बंदों को पकड़ लिया। तो कॉलोनीज ने जब ये देखा कि भाई मैसाचुसेट्स के साथ तो बड़ा बुरा हो रहा है, तो उन सब ने मिलकर पहली कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बुलाई, और उसमें तमाम कॉलोनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको बुलाया, और ये फिलाडेल्फिया के अंदर हुई। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एक्ट्स लगाए थे उनको कंडेम किया गया, और वहां पर डिसाइड हुआ कि भाई हम फ्यूचर में क्या करेंगे, यूनाइट हो जाएंगे, और हम इंग्लैंड को मजीद ये मौका नहीं देंगे कि वो हमें एक्सप्लॉइट करें। साथ ही साथ जो मैसाचुसेट्स था उसने भी ये डिसाइड किया कि वो जो कंपनसेशन था, जो उन्होंने चाय जाया की थी, वो उसका कंपनसेशन नहीं देगा। तो इससे इंग्लैंड के अंदर बड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा भाई ये कॉलोनीज तो हमारी बात नहीं मान रही और ये हमारे खिलाफ बगावत कर रही हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन कॉलोनीज के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी। तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट रेवोल्यूशनरी वॉर, जो कि 1775 में हुई थी। इंग्लैंड ने डिक्लेयर की थी ये। लेक्सिंगटन एंड कॉनकॉर्ड के मकाम पर ये वॉर हुई थी। यहाँ पर दोनों मकामात पर इंग्लैंड ने अटैक किया था और काफी बंदों को वहां पर मार दिया था, काफी नुकसान किया था और कॉलोनीज को काफी नुकसान पहुंचाया था। तो फिर कॉलोनीज ने क्या किया, सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बुलाई। तो इस कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में पीस एफर्ट्स हुई इंग्लैंड के साथ, और कॉलोनीज ने ये कोशिश की कि भाई इंग्लैंड के साथ हमारा मामला पीस के हो जाए, अमन के हो जाए, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। लेकिन जो किंग था उसने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि भाई आप लोग मैसाचुसेट्स के अंदर आर्म्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको आप लोग बंद करो, क्योंकि उससे ब्रिटिश को खतरा था कि भाई ब्रिटिश के ऊपर कहीं वो हमला ना कर दें। तो जब ये एटीट्यूड देखा कॉलोनीज ने ब्रिटिश का, तो उन्होंने कहा, ये डिसाइड किया कि भाई अब हमें यूनाइट हो जाना चाहिए और हमें अपनी एक कॉन्टिनेंटल आर्मी बनानी चाहिए। तो उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हुआ। उन्होंने जल्दी जल्दी फंड्स इकट्ठे किए और जो जॉर्ज वाशिंगटन थे, जिनका आर्मी के अंदर एक्सपीरियंस था, उनको उन्होंने कमांडर इन चीफ बना दिया और फौरन ही इंग्लैंड के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी। अब वॉर के दौरान ही एक थ्योरी चली बड़ी ज्यादा, जिसे हम कॉमन सेंस थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो ये थ्योरी असल में बेंजामिन फ्रैंकलिन और थॉमस पेन ने पब्लिश की थी, और उसके अंदर एक यूनिफिकेशन का प्लान दिया गया था। बताया था कि किस तरह से हमें इकट्ठा होना चाहिए, और ये भी बताया था कि भाई हमें डिफेंस टैक्स इकट्ठे करने पड़ेंगे ताकि हम अपनी आर्मी को कंट्रीब्यूट कर सकें। और फिर जो पब्लिकेशन थी उन्होंने इसको तमाम कॉलोनीज के अंदर बेच दिया। इस थ्योरी के जो मकसद थे वो ये थे कि भाई जो रेवोल्यूशन है उसको सपोर्ट किया जाए, यानी कि जो रेवोल्यूशन की हवा चली है ये कभी भी थमने ना पाए। और ये नारा लगाया गया कि स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इज कॉमन सेंस, यानी कि आजादी के लिए कोशिश करना एक कॉमन सेंस की बात है, यानी कि गुलामी वाली सोच से लोगों को निकालने की बात हो रही थी। तो फाइनली 4 जुलाई 1776 को ये जो कॉलोनीज होती हैं ये एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर साइन करती हैं और ये बता देती हैं कि भाई हम अब से इंडिपेंडेंट हैं, अब हम मजीद गुलामी बर्दाश्त
नहीं करेंगी। तो इसकी जो रीजंस थी वो यही थी कि तमाम कॉलोनीज यूनाइट होना चाहती थी और एक नया मुल्क यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाना चाहती थी, और उस यूएसए की बुनियाद लिबर्टी पर होनी थी, इक्वालिटी पर होनी थी। तो थॉमस पेन की फिलॉसफी थी, उसने बड़ा काम किया, और वो फिलॉसफी यही थी कि भाई अगर इंग्लिश रिवॉल्ट कर सकती है तो फिर हम भी कर सकते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो रिलीजियस पिलग्रिम्स थे वो सबसे पहले रेवोल्यूशनरीज थे, सबसे पहला जो स्टेप था वो उन्होंने ही लिया था। जो मैंने आप लोगों को बताया था, ग्रेट अवेकनिंग की जो मूवमेंट थी वो रिलीजियस पिलग्रिम्स की तरफ से ली गई थी। तो अब क्या किया, अब जो ये कॉलोनीज थी इन्होंने अलायंसेस बना लिए। अलायंसेस किससे बनाए? फ्रांस से भी बनाया और स्पेन से भी बनाया। फ्रांस से इसलिए इन्होंने अलायंस बनाया कि फ्रांस पहले ही हार चुका था एक वॉर ब्रिटिश से, और उसको गुस्सा था, वो बदला लेना चाहता था अपना। तो फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने जो ये नई स्टेट बनी है इसका उसने सपोर्ट करना शुरू कर दिया और कहा कि भाई अगर आप लोग इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हो तो हम आपका सपोर्ट करेंगे। और साथ ही साथ स्पेन ने भी इनका सपोर्ट इसी कंडीशन के ऊपर शुरू किया। अब एक फाइनल रेवोल्यूशनरी बैटल होती है, और वो बैटल होती है यॉर्क टाउन में, और ये बिल्कुल डिसिसिव बैटल होती है। इसके अंदर फैसला हो जाता है बिल्कुल साफ साफ, क्योंकि जो इंग्लैंड के जो नेवल फ्लीट्स होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन स्पेन और फ्रांस की मदद से अमेरिका जीत जाता है, और जो ब्रिटिश के नेवल फ्लीट्स हैं उनको शिकस्त हो जाती है। इस तरह से फिर इंग्लैंड यूएसए को रिकॉग्नाइज कर लेता है, लेकिन मजीद 2 साल लेता है वो साइन करने में बिल पर, और बिल आखिर 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है, जो कि फ्रांस की मीडिएशन की मदद से होती है। फ्रांस उसके अंदर मीडिएशन करता है और इंग्लैंड को और यूएसए को एक टेबल पर लेकर आता है। इस ट्रीटी के अंदर इंग्लैंड जो है वो यूएसए को रिकॉग्नाइज करता है, उसकी बाउंड्रीज को भी रिकॉग्नाइज करता है, और इस ट्रीटी के मुताबिक इंग्लैंड जो है वो रॉयल प्रोक्लेमेशन की लाइन जो है वो खत्म कर देता है और कॉलोनीज को इजाजत दे देता है कि वो वेस्ट की तरफ सेटलमेंट्स कर सकते हैं। और फ्रेंच इंडियन वॉर के नतीजे में जितनी भी लैंड ब्रिटिश को मिली थी वो तमाम लैंड अब इन कॉलोनीज को मिल जाती है। इस तरह से एक बड़ा एरिया इन कॉलोनीज के पास आ जाता है। साथ ही साथ ये वॉर खत्म हो जाती है और जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनको रिलीज कर दिया जाता है। तो इन तमाम इवेंट्स के, इस तमाम रेवोल्यूशन के जो रिजल्ट्स निकले वो रिजल्ट्स ये निकले कि अब जो नेशनलिज्म था वो ग्रो करने लगा था। इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी इनको, उस नेशन की सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी थी, अब वो अपने राइट्स पहचान चुकी थी। साथ ही साथ उनकी पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी हुई, क्योंकि उन्होंने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को नाफिज किया, और इकोनॉमिकली भी वो स्टेबल हो चुके थे, क्योंकि अब उनके ऊपर कोई भी मर्केंटिलिज्म के लॉस इंपोज नहीं कर सकता था। तो अब जो एरा था वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एरा था, सेकुलरिज्म का एरा था, और रिपब्लिकनिज्म का एरा था। यानी कि अब गवर्नमेंट जो होगी वो किंग्स की नहीं होगी, मोनार्की नहीं होगी अब, या थियोक्रेसी नहीं होगी अब जो होगी वो होगी डेमोक्रेसी। अब जो गवर्नमेंट होगी उसको तमाम लोग मिलकर इलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ रिलीजियस फ्रीडम की बात हुई, और आज भी अमेरिका के अंदर रिलीजियस फ्रीडम है, वहाँ पे हर किस्म के रिलीजन आपको मिलेंगे। तो इसके साथ साथ हमारा ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, ताकि इस वीडियो का पार्ट 2 आपसे मिस ना हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।